गुड डे फ्रेंड्स। आज हम एक बेहतरीन दिल को छू लेने वाली फिल्म लेकर आए हैं। द प्रॉमिस्ड लैंड 2023 की एक एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है। 18वीं सदी का डेनमार्क राजा अपनी दौलत बढ़ाने की उम्मीद में जटलैंड के विशाल वीरानों को बसाने की कोशिश कर रहा था। वह लोगों को इस बंजर भूमि पर बसने का लालच देता था, लेकिन वहाँ के हालात बहुत कठोर थे। मिट्टी बंजर थी और जमीन पर अपराधी घूमते थे। कई दशकों से जितने भी लोग वहाँ बसने की कोशिश करते थे, सब बुरी तरह से नाकाम हो जाते थे। यह वीरान भूमि इतनी कठोर थी कि इसे काबू में नहीं लाया जा सकता था। फिल्म की शुरुआत 1755 कोपेनहेगन से होती है। कैलहैन एक गरीब घर में रहता था जो पूर्व सैनिकों के लिए था। वो अपने मेडल को चमकाते हुए दिखे। कैलहैन ने अपनी सैन्य वर्दी पहनी और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। कैलहैन राजकोष पहुंचा। इंतजार के बाद उसे अंदर बुलाया गया। हाई चांसलर पॉली कैप्टन कैलहैन से मिले, जो अभी अभी जर्मन सेना में 25 साल की सेवा के बाद लौटे थे। कैलहैन जटलैंड की बंजर भूमि पर बसने की इजाजत मांगता है। पॉली ने कहा कि वहां खेती करना समय की बर्बादी है क्योंकि जमीन बंजर है, लेकिन कैलहैन, जो अपनी सर्वे रिपोर्ट पर विश्वास रखते थे, ने कहा कि वो इसे संभव बना सकते हैं। जब उनकी पेशकश को खारिज कर दिया गया तो वो राजा से मिलने की इच्छा जताते हैं। पॉली ने कहा कि बंजर जमीन पर पैसा लगाना मुमकिन नहीं है। तब कैलहैन ने कहा कि उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, उनके पास पेंशन की बचत से पैसे हैं। राजकोष अधिकारी ने पूछा कि अगर वो सफल होते हैं और एक बस्ती बसा लेते हैं तो बदले में उनकी क्या इच्छा है। कैलहैन ने उत्तर दिया कि उन्हें एक नवाबी खिताब, एक बड़ा सा घर और नौकर चाहिए। अधिकारी ने कैलहैन को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। वे आपस में चर्चा करने लगे कि कैलहैन कोई खास व्यक्ति नहीं है। उनका पिता अज्ञात है, उनकी माँ एक जमींदार के यहाँ नौकरानी थी और उन्हें जर्मन सेना में भेजे जाने से पहले वह एक माली लड़के थे। निचली श्रेणी से होने के बावजूद वो कैप्टन बनाए गए। उनकी मांगें बहुत अधिक थी, लेकिन वे राजा को यह दिखाने चाहते थे कि उन्होंने उनकी प्रिय भूमि को छोड़ा नहीं है। आखिरकार पॉली ने कैलहैन को जटलैंड की बंजर भूमि पर खेती करने की अनुमति दे दी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जमीन पर कुछ भी उगाना असंभव है। जब कैलहैन जटलैंड की बंजर भूमि पर पहुंचा तो उसने बिना किसी देरी के मिट्टी की जांच के लिए खुदाई शुरू की, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि मिट्टी बंजर थी। वह दिन रात खुदाई करता रहा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक रात एक छोटी बच्ची ने मदद मांगी, लेकिन यह उसे लूटने की चाल थी। जैसे ही एक आदमी ने पीछे से कैलहैन पर हमला किया, संघर्ष में कैलहैन ने उस आदमी को मार दिया। अगली सुबह कैलहैन ने फिर से अपनी जमीन की खुदाई शुरू की और आखिरकार वो खुश हुआ क्योंकि उसने उपजाऊ मिट्टी को देखा और सूंघा। कैलहैन अपनी जर्मनी से मंगाए गए सामान को लेने के लिए काउंटी गया। उसने काउंटी मार्शल ट्रैपॉड से अपने घर बनाने के लिए कुछ लोगों की मदद मांगी, लेकिन ट्रैपॉड ने बताया कि कोई भी उस बंजर जमीनों पर काम करने को तैयार नहीं है जहां अपराधी रहते हैं। एक पादरी ने कैलहैन की मदद की और उसे जोहानस एरिक्सन और उसकी पत्नी एन बारबरा को काम पर रखने का सुझाव दिया। जोहानस एक अनुभवी किसान था। शुरू में कैलहैन ने भागे हुए मजदूरों को काम पर रखने से मना कर दिया, लेकिन यह देखकर कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, उसने उन्हें खाना देने और काम के बदले एक कमरा देने का वादा किया। 4 महीने के बाद दिखाया जाता है, हाल्ड मैनर में एडल हेलेन अपने घोड़े को ट्रेनिंग दे रही थी। बॉन्डो आया और फ्रेडरिक श्नेकल से मिला, जो अपना पोर्ट्रेट पेंटिंग करवा रहा था। वो मूर्ख की तरह खड़ा होकर साल के सबसे अच्छे मौसम को बर्बाद करने से तंग आ चुका था। बॉन्डो ने बताया कि कैप्टन कैलहैन बंजर भूमि पर एक घर बना रहा है और उसे राजा का घर कहता है। श्नेकल ने कहा, तुमने तो कहा था कि उस बंजर जमीन का कोई मसला नहीं होगा। श्नेकल ने आगे बॉन्डो से कहा, कैलहैन के बारे में पूरी जानकारी का पता करो। कैलहैन के राजा वाले घर में कैलहैन एन के पकाए हुए खाने की शिकायत कर रहा था और रात में एन कैलहैन के अनुशासित तरीके से जीने की शिकायत कर रही थी। एन जोहानस के घावों पर मरहम लगाते हुए बताती है कि उसे अगले मौसम तक यहाँ से चले जाना है क्योंकि वो समुद्र देखना चाहती है। जोहानस अपने माली की मदद करने के लिए निकलता है, जो रात को कड़ी मेहनत कर रहा था। कैलहैन जोहानस की खेती की जानकारी से प्रभावित हुआ, लेकिन जब जोहानस ने उससे पूछा कि वो क्या उगाना चाहता है तो कैलहैन ने बताने से मना कर दिया। कैलहैन रात में अपने घर पर कुछ लिख रहा था, तभी वही छोटी लड़की एक मुर्गी चुरा लेती है। कैलहैन अपने आदमियों को डांटता है कि उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं। वे लोग बताते हैं कि वो लड़की खतरनाक है और उस पर भूतों का साया है। कैलहैन इस अंधविश्वास को नहीं मानता और अपने आदमियों से कहता है कि अगली बार उसे पकड़ लेना। उनके आदमी श्रापित होने से डरते हैं
और मना कर देते हैं। कैलेन ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। सुबह एन ने देखा कि प्रेसलर आ रहा था और उसने जोनस से पक्का किया कि वह प्रेसलर है। पादरी ने दोनों को अंदर जाकर छुपने को कहा। मेजर प्रेसलर आए और कैलेन को बताया कि श्नेकल ने उन्हें भेजा है, जो 130 फार्म्स के मालिक हैं और हमारे काउंटी जज भी हैं। उन्होंने कैलेन को आज रात अपने मैनर में डिनर के लिए बुलाया है। फिर उन्होंने जोनस और एन के बारे में पूछा। कैलेन ने कहा कि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। कैलेन श्नेकल के मैनर पर पहुंचा। मैनर में उसकी मुलाकात एडल से हुई और दोनों आपस में बातें करने लगे। जब कैलेन ने एडल का पूरा नाम जाना तो उसने पूछा कि क्या वो नॉर्वे के काउंट लिसिंग से संबंध रखती हैं। एडल ने बताया कि काउंट उनके पिता हैं। फिर कैलेन श्नेकल से मिला, जिसने उससे पूछा कि माली से सीधा कैप्टन बनने का सफर कैसा रहा। कैलेन ने कहा कि इसमें 25 साल लग गए। डिनर के दौरान श्नेकल ने कैलेन से पूछा कि बंजर जमीन पर खेती क्यों। कैलेन ने बताया कि वो वहां लोगों को बसाना चाहता है। श्नेकल ने कहा कि उसने उसकी जमीन पर घर बनाया है। कैलेन ने कहा कि वो राजा की जमीन है और उसके पास वहां लोगों को बसाने का अधिकार है। श्नेकल ने उसे काउंट रेबन का नाजायज बेटा कहा और धमकाया, लेकिन कैलेन ने किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। बाहर एडल ने उसे आने वाले हार्वेस्ट उत्सव पर इनवाइट किया और याद रखने के लिए अपना रुमाल दिया। मजदूरों के न आने पर कैलेन को मार्शल ट्रैपोर्ट से पता चला कि रात में मेजर प्रेसलर आकर सभी मजदूरों को दोगुने पैसे का लालच देकर श्नेकल के फार्म पर ले गया। बॉन्डो ने श्नेकल को बताया कि कैलेन के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे होंगे और बिना मजदूरों के वो ठंड से पहले जमीन तैयार नहीं कर पाएगा। पादरी ने श्नेकल को भेजा हुआ पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था, अपने आदमियों को खोने के बाद अपना हौसला मत खोना, और साथ में एक खिलौना भी भेजा था। जोनस ने उस खिलौने को फेंक दिया। पादरी ने कैलेन को बताया कि उसे कहाँ से मजदूर मिलेंगे। रात में जब वो छोटी लड़की चोरी करने आई तब कैलेन ने उसे पकड़ लिया। पूछने पर बच्ची ने अपना नाम अनमाई मूस बताया। कैलेन ने उसे डराया और अपने टैटर गैंग के पास ले जाने के लिए कहा। अनमाई मूस कैलेन को टैटर गैंग के पास ले जाती है। कैलेन गैंग लीडर से अपनी खेत में काम करने के लिए मजदूर मांगता है। टैटर गैंग का लीडर कैलेन से 20 सिक्के और साथ में उसका मेडल मांगता है। ना चाहते हुए भी कैलेन अपना मेडल दे देता है। जटलैंड हीथ पर सभी टैटर गैंग के सदस्य मिलकर रात में खेत के सभी सूखे झाड़ियों को जला देते हैं, जिससे जमीन साफ और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। फिर सब मिलकर नाच गाना और मस्ती करते हैं। प्रेसलर ने यह सब देख लिया था। बॉन्डो ने श्नेकल को बताया कि कैलेन ने टैटर अपराधियों को काम पर रखा है, जो कि अवैध है, और प्रेसलर को एक और बात का पता चला है। कैलेन के फार्म में मजदूर जमीन पर तट की मिट्टी डाल रहे थे। उसने जोनस को 3 लोड मिट्टी तट के पास से लाने के लिए भेजा। एडेल ने श्नेकल की पसंद की ड्रेस नहीं पहनी और कुछ ऐसा पहना जो कैलेन को अच्छा लगे। कैलेन हार्वेस्ट उत्सव में जाने के लिए तैयार हो रहा था। एन उसका कोट सिलते हुए उसे श्नेकल से दूर रहने के लिए कह रही थी। हार्वेस्ट बॉल में एडेल और कैलेन चुपके से मिले। एडेल ने बताया कि उसके पिता ने उसे श्नेकल से शादी करने के लिए मजबूर किया है और वो कुछ नहीं कर सकती जब तक कि कोई और बराबरी का लड़का ना मिल जाए। उन्होंने समझौता किया कि अगर कैलेन 1 साल के भीतर एक नवाबी खिताब हासिल कर लेता है तो वे शादी करेंगे, जिससे एडेल को अपने चचेरे भाई से शादी करने से छुटकारा मिल जाएगा। फिर उन्होंने एक दूसरे को चूमा। पार्टी के अंत में श्नेकल ने खुलासा किया कि उसने जोनस को फिर से पकड़ लिया है, जब वो कैलेन के फार्म के लिए मिट्टी लाने के लिए तट की ओर जा रहा था। जोनस को बंधक बनाकर लाया गया था। श्नेकल ने सभी मेहमानों से कहा कि उसने उसे प्यार, इज्जत और पैसा सब कुछ दिया, पर वो भाग गया। भागे हुए जोनस को उसके पूर्व मालिक श्नेकल ने उबलते पानी से मार डाला, जिसे पार्टी के मेहमान दंग रह गए। श्नेकल ने कैलेन को सभी टेटर मजदूरों को भगाने और उसके साथ हीथ का सौदा करने के लिए कहा, नहीं तो धमकाया कि इसके परिणाम बुरे होंगे। कैलेन बिना कुछ कहे जोनस के शरीर को उसकी पत्नी के पास ले गया। घर पर एन जोनस के शरीर को देखकर रो पड़ी और अपने साथी मजदूर का उबलता हुआ शरीर देखकर टेटर मजदूरों ने कैलेन की नौकरी छोड़ दी। हालांकि अनमाई पीछे रह गई। पादरी ने कैलेन से पूछा कि अब वो बिना मजदूरों के कुछ नहीं कर सकता। कैलेन ने बताया कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेगा। वो बसंत में लाए गए बीजों को बो देगा। जब कैलेन घर के अंदर गया तब एन घर छोड़कर जा रही थी। एन ने बताया कि श्नेकल नौकरानियों के साथ जबरदस्ती करता था और जब उसने जोनस से शादी की तो उसने दोनों को यातना दी, इसीलिए दोनों भाग गए थे। अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है,
स्निकल किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कैलन ने एन को रोका क्योंकि वो अकेले हीथ और घर नहीं संभाल सकता। एन गुस्से से कहती है कि उसे सिर्फ एक नौकरानी चाहिए और बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद एन लौट कर आती है और पूछती है कि स्निकल किस बात से डरता है। कैलन ने बताया कि अगर वहां लोग बसने आ गए तो उसकी ताकत चली जाएगी और वो कमजोर हो जाएगा। एन रुककर मदद करने का फैसला करती है। बदले में उसे वेतन, फसल का शेयर और फसल के बारे में जानना था। कैलन मान गया और एन को फ्रांस और जर्मनी से उगाए गए आलू दिखाए। यह वो समय था जब आलू पहली बार यूरोप में पेश किए गए थे और शायद ही लोग इस फसल के बारे में जानते थे। आलू किसी भी मौसम में सहन कर सकते थे सिवाय ठंड के। कैलन ने एन को बताया कि उसकी माँ एक मैनर में नौकरानी थी और तुम्हारी तरह ही पीड़ित थी। एन ने पूछा कि इसका मतलब है कि तुम एक स्टेट मालिक के बेटे हो। कैलन ने कहा कि वो मेरे पिता थे लेकिन मैं कभी उनका बेटा नहीं था। दोनों ने खलियान में एक टूटने की आवाज़ सुनी और अनमाई को वहां देखा। उसने वहां रहने की भीख मांगी और कहा कि उसे उन टेटर लोगों द्वारा बेचा ना जाए। शुरुआत में कैलन ने अनमाई को रखने से मना कर दिया लेकिन बाद में वो मान गया। पादरी, अनमाई और एन की मदद से कैलन भूमि को जोतने में सफल हो जाता है। तीनों साथ रहने लगे और सिर्फ दलिया खाकर गुजारा कर रहे थे। मैनर में स्निकल बोंडो से कहता है कि एडेल अपने पिता को हर खत में कैलन के बारे में लिखती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बोंडो स्निकल को बताता है कि कैलन के पास जर्मनी से कोई शिपमेंट आया था, शायद वो आलू की खेती करेगा। स्निकल चिंतित हो जाता है क्योंकि आलू को किसी भी जमीन पर उगाया जा सकता था। कैलन अपने घर पर डिनर कर रहा था, तभी स्निकल उससे मिलने आया। स्निकल ने क्रिसमस की बधाई देते हुए उनके लिए खाना लाया और बग्गी में कैलन को एक प्रस्ताव दिया। उसने कैलन को यहाँ से कहीं दूर जाकर आराम से बसने के लिए 2000 सिक्के दिए, जो कि 2 गांव बसाने के लिए काफ़ी थे। कैलन ने पैसे रख लिए, लेकिन जब वे स्निकल का दिया हुआ खाना खा रहे थे तब उसका जमीर जाग गया और उसने पैसे लौटा दिए। अनमाई की तबीयत खराब हो गई और बिना खाए वो और बिगड़ गई, तो कैलन ने अपनी एकमात्र बकरी का बलिदान दे दिया। इस सब के बीच तीनों एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। कैलहैन और एन के बीच एक शारीरिक संबंध शुरू हुआ। बसंत के मौसम के एक खूबसूरत दिन कैलन ने अनमाई के साथ आलू के बीज बोए और कहा कि 3 या 4 महीनों में कई बोरे आलू मिल जाएंगे। फिर राजा हमसे मिलने आएंगे और हम एक गांव बसा लेंगे। एक रात बर्फ गिर रही थी। कैलहैन और एन भागकर फसल बचाने गए और कैलहैन अपनी किस्मत पर गुस्सा कर रहे थे। कई दिन निकल गए। कैलहैन फसल की देखभाल करता रहा। एक दिन अनमाई ने कैलन को एक अंकुरित आलू का पौधा दिखाया। कैलन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसका भरोसा लौट आया। कैलहैन हर चुनौती से लड़कर 80 बोरे आलू उगाने में सफल हो गया। उसने पॉली के पास आलू भेजे और साथ में खत लिखा कि ये हित से निकले हुए आलू हैं। वहां पर सभी दंग रह गए क्योंकि जो काम उन्होंने 50 सालों में नहीं कर पाए वो कैलन ने कर दिखाया। एडेल को उसकी नौकरानी ने बताया कि कैलन आलू उगाने में सफल हो गया और जब राजा को सफल फसल की खबर मिली तो उन्होंने कैलन की संपत्ति पर एक बस्ती स्थापित करने का आदेश दिया। कैलन को रॉयल सर्वेयर का खिताब दिया गया और उत्तरी जर्मनी से 50 बसने वाले उसकी जमीन पर भेजे गए। कैलन ने बसने वाले लोगों को राजा की बस्ती में स्वागत किया और उनसे मिलकर एक नया इतिहास रचने की बात कही। अंधविश्वासी बसने वाले अनमाई को देखकर घबरा गए, तो कैलन ने वादा किया कि वह कभी उनके पास नहीं जाएगी और उसे नजरों से दूर रखेगा। अनमाई कैलन से पढ़ाई और सर्वेयर का काम सीख रही थी और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। एडेल ने स्निकल से कहा कि अब उसे कैलन के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा क्योंकि वो अब रॉयल सर्वेयर बन चुका है। अगर वो अच्छे से लोगों के साथ पेश आएगा तो लोग उसे पसंद करेंगे। स्निकल ने पूछा कि क्या वो उसे पसंद करती है, क्या वो उससे शादी करेगी। एडेल के मना करने पर बौखलाया स्निकल एडेल की नौकरानी को खिड़की से फेंककर मार डालता है। फिर कैलहैन की सफलता से नाराज होकर स्निकल ने बोंडो और प्रेसलर की मदद से अपराधियों को बुलवाया ताकि वह नई बस्ती पर हमला कर सके। इस हमले में 2 बसने वालों और आधे पशुधन की हत्या हो जाती है। कैलहैन स्निकल से मिलने गया और उसे अपने हित से दूर रहने को कहा। स्निकल ने कहा कि यह काम डाकुओं का है और ये आगे भी ऐसा कर सकते हैं। कैलन ने उसे बंदूक दिखाकर चेतावनी दी। एडेल आकर कैलन से मिली और उससे बताया कि उसने प्रेसलर को मैनर में अपराधियों को लाते हुए देखा था। कैलन के पूछने पर एडेल ने उन्हें अपराधियों के छिपने का स्थान बताया जो स्निकल का शिकार लॉज हो सकता है।
कैल्हन ने बसने वाले लोगों को बताया कि उसे पता है किसने यह हमला किया और उन्हें बदला लेना चाहिए। बसने वाले लोगों ने एक शर्त रखी कि वो छोटी लड़की अनमाई, जिसे वो मनुष्य मानते थे, उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। एन ने कैल्हन से ऐसा करने से मना किया, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। दोनों ने मिलकर अनमाई को वहां से भेज दिया। कैल्हन अनमाई को एक अनाथ आश्रम में भेज देता है, जहां उसे खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। बदले में उसे वहां काम करना होगा। दुखी मन से कैल्हन उसे विदा करता है। जब कैल्हन एन को घर पर खोजता है तो उसे पादरी से पता चलता है कि एन घर छोड़कर चली गई है। रात को श्निकल के हंटिंग लॉज पर कैल्हन और उसके बसने वाले लोग मिलकर सभी अपराधियों को मार देते हैं। इसमें एक पूर्व सैन्य अधिकारी रोमर भी मारा जाता है, जबकि प्रेसलर जान बचाकर भाग जाता है। श्निकल भड़क जाता है जब वो यह सब सुनता है। वो तुरंत प्रेसलर को लोगों के साथ लेकर कैल्हन को मारने का आदेश देता है, लेकिन बोंडो चतुराई से कहता है कि रोमर को मारने के जुर्म में हम कैल्हन को गिरफ्तार कर सकते हैं और इसका गवाह भी प्रेसलर है। श्निकल पॉली और बाकी जमींदारों के साथ मिलकर हित का सौदा करता है, क्योंकि कोई भी कभी एक निचले वर्ग के आदमी को ऊपर उठता देखना नहीं चाहता। पॉली ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कैल्हन से हित वापस ले लिया और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश साइन किया। प्रेसलर सेना के साथ हित पहुंचकर सभी बसने वाले लोगों को श्निकल के पास पहुंचने को कहता है और अब यह हित श्निकल का है यह बताता है। जब कैल्हन को पता चलता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और गिरफ्तार हो जाता है। पादरी गुस्से से प्रेसलर को कोसता है। प्रेसलर ने बिना सोचे पादरी को गोली मार दी। एन को पता चल गया कि कैल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैल्हन को श्निकल के पास बंधक बनाकर लाया गया। श्निकल ने कहा कि अगर वो मान जाएगा और कहेगा कि हित श्निकल की है तो वो उसे जान से नहीं मारेगा। कैल्हन ने मना कर दिया और कहा कि वो राजा की जमीन है। श्निकल कैल्हन को मारने की तैयारी कर रहा था, जैसे उसने जोहनस को मारा था। तभी एक नौकरानी आकर श्निकल को खबर देती है कि एडल ने उसे तुरंत बुलाया है। इसी बीच एन ने श्निकल के लिए एक ड्रिंक बनाया जिसमें उसने जहर मिला दिया था। एडल ने एन को ड्रिंक लाते हुए देख लिया और दोनों साथ मिल गए। एडल ने श्निकल से शादी की शर्त रखी कि वो कैल्हन को छोड़ देगा। तभी श्निकल, जो एक कमीना था, एडल के साथ बुरा करना चाहता था और ड्रिंक ले लेता है। श्निकल कुछ करने से पहले ही गिर जाता है और तभी एन वहां आकर उसे अपना बदला लेती है। एन श्निकल के पेट में छुरा घोंपती है और फिर उसे नपुंसक बना देती है। सिपाही आकर एन को गिरफ्तार कर लेते हैं और बोंडो श्निकल को सिर्फ देखता रहता है। सुबह मार्शल ट्रेपोर्ड आकर कैल्हन को आज़ाद करता है और कहता है कि उसे समय लगा क्योंकि उन्हें शुरू से सब कुछ बताना पड़ा। वो कहता है कि एन को जेल में डाल दिया गया है जहाँ से वो कभी नहीं आएगी और मैडम एडेल अपने पिता के पास नॉर्वे चली गई है। राजा ने कैल्हन को हीथ पर रहने और काम करने की अनुमति दे दी, लेकिन जर्मन बसने वाले जा चुके हैं। कैल्हन घोड़े पर निकल पड़ा और अनमाई को अनाथ आश्रम से ले आया, जहां उसे बहुत काम करवाते थे। कैल्हन ने अनमाई से वादा किया कि वो अब उसका ख्याल रखेगा। दोनों हीथ की तरफ लौट आए। समय के साथ अनमाई अब बड़ी हो चुकी है और उनकी फसल भी अच्छी हुई है। कुछ लोग हीथ पर काम मांगने आए। अनमाई उन्हें काम बताती है और खुश होती है कि लोग अब वहां आ रहे थे। कैल्हन को एक अधिकारी आकर राजा का संदेश देता है, जिसमें उसे रॉयल खिताब दिया गया है। अब वो बैरन बन चुका है। साल के 2000 सिक्के दिए जाएंगे और 400 जर्मन बसने वालों को भेजा जाएगा। अधिकारी कैल्हन को तैयारी करने और जाने से पहले बधाई देता है। ट्रेपोर्ड आकर कैल्हन को बताया कि एन की सजा कम करने वाला उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है और उसने एक और बुरी खबर सुनाई कि एन को एक गुलामों की जेल में भेजा जा रहा है, जहां से कोई नहीं बचता। इससे पहले कि यह हो पाता, अब किशोर उम्र की अनमाई काम करने वाले एक समूह के साथ चली गई। कैल्हन ने भी उसे दुखी मन से जाने को कहा। कैल्हन ने उस जगह को छोड़ दिया और उसका खिताब भी रद्द कर दिया गया। आखिरकार उसने एक चलती हुई कैदी की गाड़ी से एन को आज़ाद किया और वह एक घोड़े पर सवार होकर समंदर की ओर चल पड़े। इसी के साथ यह बेहतरीन कहानी का अंत हुआ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।